नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी बात। मैं हूं पुनीत पाठक। आज की खास पेशकश में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कितने युवराज। ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि मुख्यमंत्री समेत दर्जन भर से ज्यादा मंत्रियों के बेटे इस वक्त सत्ता की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। कल तक जो बीजेपी कांग्रेस को वंशवादी राजनीति के लिए दोषी ठहराती थी, वो आज खुद उसी लीग पर चलती दिख रही है, आगे बढ़ती दिख रही। बेटों के मुंह में मंत्री न केवल निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं, बल्कि अपने उत्तराधिकारियों को राजपथ पर एंट्री दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी नजर आ रही। सबका निशाना अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र पर दिख रहा है। तो क्या 2018 की तस्वीर कुछ इस तरह रहने वाली है कि बीजेपी के हर बड़े नेता के कंधे पर सवार उनके लख्ती जिगर, उनके वली अहद दिखाई पड़ने वाले? ये बड़ा सवाल। कैडर पर भारी पुत्र मोह, सत्ता की नई वंश बेल, मैदान में उतरे उत्तराधिकारी। मुझे अगर देना हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा एक दिल दे देना, क्योंकि भाइयों बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल इतना बड़ा है कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता उसमें निवास करती है। मुझे केवल वैसा दिल दे देना पड़ेगा। सीएम का गृह ग्राम जैत, नर्मदा यात्रा का अहम पड़ाव, बड़ी जनसभा, खुद सीएम की मौजूदगी और उनके बेटे की ये सियासी तकरीर। राजनीति में पदार्पण के लिए इससे बेहतर मंच और क्या हो सकता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बीजेपी नेताओं को भाई भतीजावाद से दूर रहना होगा, तो दूसरी ओर यूपी चुनाव में नेताओं के रिश्तेदारों को जमकर टिकट बांटे गए। इस नई नीति ने मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं। 2018 के चुनाव में अपने उत्तराधिकारियों को लॉन्च करने में कई नेता पुत्रों की तैयारी अब दिखने लगी है। प्रदेश के करीब 1 दर्जन मंत्री अपने बच्चों के लिए सियासी मैदान तैयार करने में जुटे हैं। ज्यादातर नेता भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरिए अपने पुत्रों की एंट्री में लग गए हैं। दरअसल युवा मोर्चे में प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जिला स्तर पर भी पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है। ऐसे में मंत्रियों की कोशिश है कि उनके अपने बच्चों को इसमें जगह मिल जाए, ताकि वो अगले विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदार बन सकें। सब अपने अपने कामों से और लगातार, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हो, युवा मोर्चा में काम किया हो, उसके बाद ही आके भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी जो लगातार काम कर रहे हैं, और हर कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो नेता पुत्र है इसलिए उसको मौका न दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। कई नेता पुत्र इन दिनों न सिर्फ सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, बल्कि कुछ अपने जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन कर मीडिया अटेंशन पाने में भी जुटे हैं। राजनीति की चौखट में दस्तक देने वाले कुछ बड़े चेहरों की बात करें तो उसमें पहला नाम मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय का है। इसी तरह पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय, राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद प्रभात झा के पुत्र तुष्मुल झा और कैबिनेट मंत्री माया सिंह के बेटे पीतांबर सिंह प्रमुख हैं। इनके अलावा प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा, गौरीशंकर शेजवार के पुत्र मुदित शेजवार, गौरीशंकर बिसेन की पुत्री मौसम बिसेन हिरनखेड़े, पारस जैन के बेटे संदेश जैन, कुसुम मेहदेले के भतीजे पार्थ मेहदेले, पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह के बेटे दुर्गेश राजपूत, उद्यानिकी मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा के बेटे देवेश भी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी उत्तराधिकारी पार्टी के कार्यक्रमों में इन दिनों सक्रिय तौर पर भाग लेते दिख रहे हैं। अब तक कांग्रेस पर ही वंशवाद का आरोप लगता रहा, लेकिन अब जबकि बीजेपी भी इसी राह पर चल पड़ी है, तो विपक्ष को हमला बोलने का मौका मिल गया है। हाथी के दांत जिस तरह खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। केंद्र से लेकर राज्यों तक में हजारों भारतीय जनता पार्टी के परिवारों के बच्चे उनके उत्तराधिकारी बनकर सामने आए हैं। तो अपनी नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। बीजेपी ने बीते जनवरी में
सागर में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बाकायदा एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में उसने परिवारवाद और वंशवाद से दूर रहने का संकल्प लिया, लेकिन कथनी और करनी में जो फर्क है वो सबको साफ साफ दिख रहा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो हालांकि कई बार ये मुद्दा उठा है कि क्या वंशवाद अपने आप में कोई क्वालिफिकेशन है, क्या किसी नेता का पुत्र होना अपने आप में कोई क्वालिफिकेशन है। जवाब सबके सामने है और जग जाहिर भी है कि सभी कहते हैं कि नेता पुत्र भी आम कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं, लेकिन क्या वाकई उनके लिए और आम कार्यकर्ताओं के लिए कसौटी एक जैसी होती है? ये सवाल खुद नेताओं को अपने आप से और शायद पार्टी को भी देखना सोचना चाहिए। जो आरोप कभी कांग्रेस के ऊपर लगा करते थे, उस आरोप से या उसी तरह के बर्ताव से बीजेपी दूर दिखाई नहीं पड़ रही। इस पर आज हम आपकी बात करने वाले हैं। भोपाल से हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोटिया जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता ओम रघुवंशी जी भी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का इस चर्चा में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। रजनीश जी, अब की बार जब जैत में सभा हो रही थी तो सबकी नजर अचानक से कार्तिकेय जी के ऊपर जाकर टिक गई। सबको लगा कि ये उनकी लॉन्चिंग जैसा है, जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया मंच से। मान लिया जाए कि अगली बार वो भी दिखाई पड़ने वाले हैं सक्रिय राजनीति में। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी को भी राजनीति में हिस्सा लेने से न कानून, न संविधान, न पार्टी और किसी भी सामाजिक नैतिकता के रूप में भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन केवल वंश के आधार पर किसी को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए, ये भी यही वंशवाद है और इस वंशवाद को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती। अगर कार्तिकेय का मन भावुक होता है और वो नर्मदा सेवा यात्रा की सभा में कहते हैं कि मैं अपने पिता के जैसा विशाल हृदय चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि समाज की सेवा में जुट जाऊं, जनसेवा में जुट जाऊं, मैं अपनी नौकरी छोड़कर जनसेवा में लग जाऊं, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन केवल इसी आधार पर उनको कोई बड़ा पद दे दिया जाए, बड़ा टिकट दे दिया जाए वंश के आधार पर, तो यही वंशवाद है और इस वंशवाद को भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जन्म काल से और अपने जन्म से पहले जनसंघ के काल से नकारती आ रही है। नेतृत्व और नीति के स्तर पर वंश के आधार पर निर्णय भारतीय जनता पार्टी में नहीं लिए जाते। आपने अपने पैकेज में जितने भी नाम दिखाए हैं वो राजनीतिक रूप से सक्रियता या सक्रिय होने के बारे में दिखाए हैं। किसी इनमें से किसी एक को भी इस आधार पर टिकट दे दिया गया हो तो मुझे बताइए, मैं जरूर उस बारे में चर्चा करना चाहूंगा। मैंने तो इसलिए पहले नाम पर ही चर्चा की शुरुआत की थी कि क्या कार्तिकेय सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, क्योंकि जनसेवा का राजनीति में मायने क्या होता है इस पर हम डिबेट नहीं करते। हम तो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि आपत्तिजनक है या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि क्या वे सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। टिकट उनको जब मिलेगा निश्चित तौर पर उस पर बात करेंगे, जरूर पूछेंगे कि क्या आम कार्यकर्ता के तौर पर उनकी उपलब्धि इस कदर हो गई है कि उनको टिकट मिलना चाहिए, वो बात की बात है। फिलहाल तो ये कि क्या जो कयास जनता लगा रही है, लोग लगा रहे हैं, क्या वे सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं? देखिए पुनीत जी, इस सवाल का उत्तर तो निश्चित रूप से कार्तिकेय ही दे पाएंगे, लेकिन मैंने आपको पहले उत्तर में ही कहा कि किसी को भी केवल नेता का पुत्र होना है, मंत्री, मुख्यमंत्री या पदाधिकारी का पुत्र होने के कारण हम रोक दें कि आप राजनीति में सक्रिय मत रहो, ये तो ठीक नहीं है ना। ये तो नैतिक रूप से भी ठीक नहीं है, संवैधानिक रूप से भी ठीक नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से सक्रियता नहीं किसी की रोकी जा सकती, राजनीतिक रूप से सक्रिय होने का सबको अधिकार है। कार्तिकेय राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, इनका व्यक्तिगत निर्णय है, उनके परिवार का निर्णय है, मैं उस बारे में नहीं जानता, वो स्वयं इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन जो वंशवाद का आरोप लगाते हुए इस मामले को प्रतीक बना रहे हैं, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। चलिए, ओम रघुवंशी जी भी हमारे साथ में कांग्रेस की तरफ से। ओम जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि इस सवाल का जवाब सीधे तो आना नहीं है और ये थोड़ा सा वक्त पर छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए जाते थे कुछ इस तरह का आचरण दिखाई पड़ रहा है। एक दर्जन नामों की सूची हमने सामने रखी है, सबके सब वैसे या उतने सक्रिय या उतने अधिक सक्रिय तो नहीं हो सकते जितना बाकी के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में काम लंबे समय से करते आए। क्या लगता है, क्या कोई दल अब इससे अछूता नहीं है? पुनीत जी, ऐसा है, आप देख रहे होंगे पूरे देश में, चाहे यूपी में टिकट बटे हों, चाहे महाराष्ट्र में विधानसभा के टिकट बटे हों, ये अभी चुनाव जो हुए हैं उनमें नेता पुत्रों को सबको टिकटें दी गई हैं, चाहे राजनाथ सिंह जी हो और चाहे दूसरे नेता हो। करीबन 15 पुत्रों को, सुपुत्रों को
उत्तर प्रदेश में टिकट दिए गए। इसी तरह महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे तो महाजन की बेटी, मुंडे जी की बेटी और भी नेताओं को टिकट दिए, और मध्य प्रदेश में भी ये शुरुआत है। अब रजनीश भाई अभी कह रहे थे कि ये उनका पारिवारिक मामला है, पार्टी में कैडर की बात नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जगह लॉन्चिंग हुई मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र की, वो जैत गांव में और वरिष्ठ मंत्री भी बैठे थे वह मंच पर, उनके किसी के भाषण वहां पर नहीं हुए, लेकिन कार्तिकेय का भाषण हुआ। अच्छी बात है, भाषण हुआ तो आप सीधे सीधे बोले कि मुख्यमंत्री जी के पुत्र भी अब सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं, पार्टी संगठन में पद लेना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। आप हमारी पार्टी पे आरोप लगाते थे कि गांधी परिवार वंशवाद की राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी जब सुविधाजनक कोई बात होती है उसे स्वीकार करती है, और जब सुविधाजनक नहीं होती है तो हर बात का विरोध करती है। जैसे सबसे पहले इन्होंने वंशवाद का विरोध किया, फिर आधार कार्ड का विरोध किया, एफडीआई का विरोध किया, महंगाई के बारे में बोलते थे कि महंगाई डायन है, और इन्होंने उन सब चीजों को स्वीकार किया। आज ये वंशवाद को भी स्वीकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद को भी स्वीकार कर रहे हैं। रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उत्तर देना चाह रहे हैं। लोग सुविधावादी राजनीति करने लगे हैं जब देश में। जी देखिए पुनीत जी, मैं बहुत स्पष्ट पहले भी कह चुका हूं। पहले एक वाक्य में मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद को सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से किसी भी रूप में नहीं स्वीकार करती। वंश के नाते ही नेतृत्व या नीति का निर्माण भारतीय जनता पार्टी संगठन में ना सरकार में संभव है। हमारे सारे मुख्यमंत्री, पार्टी के सारे अध्यक्ष जन्म काल से लेकर अब तक आप पूरी सूची देख लीजिए नहीं है, और हम अपने राजनीतिक प्रस्ताव से लेकर राजनीतिक बैठकों से लेकर व्यवहार में हम इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते। मैंने कहा, आपने राजनीतिक सक्रियता के बारे में कहा है, किसी को इस आधार पर हमने टिकट दे दिया, पद दे दिया, ऐसा नहीं है। और ये निर्णय कांग्रेस में वंश के आधार पर ही होता है। जी, कांग्रेस वंशवादी है, वंश के आधार पर, एक परिवार के आधार पर चलने वाली पार्टी है, जो लोकतंत्र को खतरा भी है। ओम जी, रजनीश जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब जब जो बात कही है उस बात पर कभी भी नहीं टिकी। हर बात पर वो बदली है, और आज जिस बात को आप इतनी ताकत से कह रहे हो, इस बात को कहने के लिए आप भले ही बीजेपी के प्रवक्ता है, लेकिन आप इस बात को नहीं कह सकते कि आप वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। आप वंशवाद की राजनीति में आप पूरे देश में बढ़ावा दे रहे हैं। आप वंशवाद के साथ साथ एक ऐसी राजनीति की स्थापना करना चाहते हो कि आप दूसरे दल से जो जीतते हैं एमएलए, उनको आप अपनी पार्टी में लेकर के और सरकार बनाते हो। आपको गोवा में सरकार, आपको गोवा में जनमत नहीं मिला, आपके खिलाफ में वहां के लोगों ने वोट दिया। थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, सरकार बनाई, थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। मैं हमारे साथ में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं की बातें करने लगे रजनीश जी, आपने ये सारी चीजें, आपने इन सारी चीजों को। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी भी हैं, राजेश सिरोठिया जी हैं। राजेश जी, अब तो शायद ऐसा लगता है कि मान लेना चाहिए, जैसे डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर, इंजीनियर का पुत्र इंजीनियर, इसी तरह आप शायद मान लेना चाहिए कि अब नेताओं के पुत्र जो हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ लॉन्च होंगे, और अब तो कई सारे लोगों को इसमें कुछ बुराई भी नजर नहीं आती। देखिए पुनीत जी, अपने भारत में एक बहुत पुरानी परंपरा चली आई है कि परचूनी की दुकान पर बैठने वाला व्यक्ति अपने बेटे को परचूनी की दुकान पर बिठाता है। एक डॉक्टर अगर उसने बहुत बड़ी नर्सिंग होम खोल ली तो उसकी हैसरत होती है कि उसका बेटा डॉक्टर ही बने, नहीं तो उसको कौन चलाएगा। तो ऐसी परंपरा, चूंकि कांग्रेस लंबे समय सत्तारूढ़ दल में रही थी, तो वहां पर ये सामान्य तौर पर देखने को मिलता था। भारतीय जनता पार्टी में तो जमीन से उगकर आते थे, कांग्रेस में ऊपर से टपक के आते थे। अब फर्क ये हुआ है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कि सुंदरलाल पटवा जी की और जो कैलाश जोशी जी की एक पीढ़ी यहाँ से जब गई, मतलब उनकी पीढ़ी का टाइम निकला राजनीति का, तो अब जो दूसरी पीढ़ी थी वो भी अब बुजुर्गियत के उस दौर की तरफ बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक लंबे समय तक क्या होता कि जो हर पार्टी, हर भाजपा का कार्यकर्ता अपने बेटे को राजनीति में लाए, जरूरी नहीं है, लेकिन हर पार्टी का बड़ा नेता अपने बेटे को लाता है, क्योंकि वो जब लंबे समय तक काम करता है राजनीति के क्षेत्र में, तो उसके बेटों को, बच्चों को, बेटियों को, परिवार को तो ये कह सकते हैं राजेश जी कि ये सत्ता का चलन है जो पहले कांग्रेस ने निभाया, बीजेपी निभाया। नहीं, मैं आपको उदाहरण
नहीं मैं आपको मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी का बेटा है या शिवराज सिंह चौहान का बेटा है, ये लोग वेल क्वालिफाइड हैं, अमेरिका में पढ़े हैं, बाहर पढ़ के आए हैं और वो अच्छी जगह जा सकते हैं, लेकिन अब उनको ये दिखता है कि अपने पिताजी के उसको कौन आगे बढ़ाएगा, राजनीतिक विरासत। तो जाहिर सी बात है कि जब लंबे समय तक साथ रहते हैं, अब साधना सिंह जी जो है वो मुख्यमंत्री जी के साथ में साये की तरह लगी रहती है, कल को उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो सकती है। लेकिन हमें ये बहुत जरूर देखना पड़ेगा कि किसी नेता को एक टपक 14 की तरह ऊपर से तो सितारों की तरह नहीं कर रहा है, अगर वो नीचे से ग्रो करके आ रहा है तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। अगर नीचे से काम करते हुए आ रहा है, अब जैसे आपके छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी के बेटे अभिषेक सिंह की एकदम अचानक लॉन्चिंग हुई और सांसद बनकर आ गए, तो ये अटपटी लगती है। चलिए इस पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस पर अपनी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे राजेश जी। और वो क्वालिफिकेशन आखिर तय कौन करेगा, संगठन का नजरिया क्या वाकई में एक आम कार्यकर्ता और एक नेता पुत्र के लिए एक जैसा होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि किसी को इसमें कोई बुराई नहीं अगर वो अच्छा नेता बनकर उभरते हैं, नेता पुत्र, लेकिन क्या उनके लिए और आम कार्यकर्ता के लिए नजरिया एक जैसा होता है, ये बड़ा सवाल है। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात। चलिए सीधा रजनी जी से सवाल है। रजनी जी, क्या आम कार्यकर्ता के लिए और नेताओं के पुत्रों के लिए, युवराजों के लिए एक जैसे मापदंड रह पाते हैं, या थोड़ा सा प्रिविलेज उनको मिलता है अपने पिता के कामों का, उनकी विरासत का? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए पुनीत जी, मैं इस बात को कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते नहीं मानता, क्योंकि मेरे परिवार में तो छोड़िए, मेरे खानदान में किसी ने राजनीति नहीं की और मैं बिल्कुल स्कूल के जमाने से छात्र राजनीति से शुरू हुआ हूं और यहां तक आया हूं। दिक्कत तो वहीं खड़ी हो जाएगी कि आपका लंबा दशकों का, आपका कई दशकों का काम है, आपका कई दशकों का काम जो सबको दिखता है, अगर उसकी बनिस्बत किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी नेता पुत्र को तरजीह दी जाए टिकट के मामले में या किसी पद के मामले में, तब दिक्कत खड़ी होती है। यही सवाल है। जी, मैंने कहा आपसे कि मुझे कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आम परिवार, आम किसान के बेटे भी मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, जो कहीं और दूसरी पार्टी में संभव नहीं होता। निश्चित रूप से हाँ, आप जैसे चैनल वाले जरूर इस प्रकार के बार बार फोटो दिखा के उनको एक्सपोजर दिलाते हैं, उनको महत्व देते हैं, तो उनके महत्व बढ़ते हैं, उनके लोग जानने वाले ज्यादा होते हैं, उनको अनुकूलताएं ज्यादा मिल जाती हैं, उनके लिए संसाधन ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उनके उसी चैनल पर, उसी डिबेट पर बोलने के लिए हमेशा रजनीश जी आते हैं, आप ही आते हैं हमेशा। मेरा सवाल यही था कि क्या वो प्रिविलेज है, तो वो नेचुरल प्रिविलेज है, क्या वो नेचुरल प्रिविलेज है? नहीं, मैंने कहा आपसे कि स्वाभाविक रूप से अनुकूलताएं ज्यादा होती हैं, संसाधन ज्यादा होते हैं, लोग उन्हें ज्यादा जानते हैं, लोग उन्हें ज्यादा सम्मान देते हैं, ज्यादा पहचानते हैं। आम कार्यकर्ता का उतना पहचान का दायरा नहीं पड़ पाता। आम कार्यकर्ता धीरे धीरे ये थोड़ा सा लाभ उनको मिलता है। संगठन अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा है तो संगठन उस कार्यकर्ता पर नजर रखता है, संगठन कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से फैसले करता है, कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से निर्णय करता है। दोनों के लिए दृष्टि एक जैसी शायद नहीं रह पाती होगी। लेकर अब तक जनसंघ से लेकर भाजपा तक। ठीक है, ओम जी आपसे भी सवाल, वक्त थोड़ा कम बचा है, थोड़ा सबके पास भी जाना है। बना है, वंश के आधार पर नहीं बना। रजनी जी, सबके पास मुझे थोड़ा जाना है। ओम जी, क्या लगता है, क्या ये सत्ता का एक चलन है जिसे अब बीजेपी निभा रही है? जब रजनीश जी ने राजनीति में प्रवेश किया था, जी कहिए। पुनीत जी, जब राजनीति में रजनीश जी ने प्रवेश किया था, जब भारतीय जनता पार्टी में खाली स्थान बहुत थे, सारे संगठनों में उनके और बीजेपी में भी खाली स्थान बहुत थे, तो ऐसे जुझारू व्यक्ति रजनीश जी जैसे आगे आ गए। लेकिन आने वाले समय में जो वंशवाद की बेला भारतीय जनता पार्टी में फैली है, वो कहीं कम होने की जरूरत नहीं है। अब तो खतरा रजनीश जी जैसे लोगों को भी है। कारण ये है कि राजा महाराजा इनके यहाँ भी मुख्यमंत्री बनने लगे, किसान के बेटे की बात करते हैं, और महारानी वहाँ वसुंधरा राजे जी बैठी है राजस्थान में, रमन सिंह जी बैठे हैं छत्तीसगढ़ में। अब ये किसान की और ये बातें करना, ये फालतू बातें करते सब लोग। सीधी सी बात यह है कि उनके सुपुत्र भी आजकल सांसद हो गए सबके। तो भारतीय जनता पार्टी में जो वंशवाद की बेला शुरू हुई है। राजेश जी, फाइनल कमेंट आपका चाहता हूँ इस पर। क्या ये रुकने वाला नहीं है, बल्कि हमको इसके कई सारे सीक्वल्स आगे दिखने वाले हैं? बस एक फाइनल कमेंट छोटा सा। अब इनके लिए खतरा खड़ा हो गया है, और ये वंशवाद ऐसा है कि वंशवाद की पहली
पहली परिभाषा। देखिए, चैत में जिस दिन ये सम्मेलन हुआ था और कार्तिकेय का जिस दिन वहाँ पर वो हुआ था लॉन्चिंग, ठीक है ओम जी, आपका पॉइंट सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी ओम जी, आपका पॉइंट सामने आ गया। मंत्री जी राजेश जी, भाषण नहीं हुए, लेकिन कार्तिकेय जी का भाषण हुआ है। तो इसका मतलब ये है, जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी वहाँ पर जो बात रजनीश जी कह रहे हैं और ओम रघुवंशी जी कह रहे हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में कोई न कोई पद मिले। कहिए आप कहिए सर। जो ओम रघुवंशी जी और रजनीश जी जो प्रकार, देखिए परोक्ष रूप से रजनीश जी और सीधे तौर पर ओम रघुवंशी जी ने जो बात कही है और आपने जो सवाल किया था, इसमें निश्चित रूप से कोई शक की बात नहीं है कि नेता पुत्रों को एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है और उसका फायदा, जैसे मैं आप छत्तीसगढ़ की उदाहरण बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल जमीन से तैयार हुए नेता और सेठ लखीराम अग्रवाल के पुत्र जो है अमर अग्रवाल, वो उन्होंने लखीराम जी के बाद उनका उत्तराधिकार संभाला। लेकिन आज दोनों एक साथ खड़े हुए, बल्कि अमर अग्रवाल को थोड़ा ऊपर ओहदा मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि रमन सिंह पर सेठ लखीराम अग्रवाल के भी एहसान है। चलिए, मतलब ये रुकने वाला नहीं राजेश जी, ये रुकने वाला नहीं है। वाले मंत्री पुत्र है वो इनसे बराबर खड़े या इनसे आगे निकल चुके हैं। तो इसका मतलब है कि उनको स्टेप जो है कम चढ़ना पड़ते हैं और उनकी छलांग उनको लग जाती। इतना अंतर जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरह ऊपर से नहीं टपकते, नीचे से उगते हैं, लेकिन वो उनकी फसल जो है बहुत तेजी से उगती। चलिए, रजनीश जी को आपने मुस्कुराने का एक मौका दे दिया, ये कहकर इसी बात के ऊपर हम चर्चा को यहाँ थोड़ा सा विराम दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में क्या वास्तव में ये तो तय है कि आम कार्यकर्ता से आगे जब कोई नेता पुत्र खड़ा दिखाई पड़ता है, पॉपुलैरिटी के मामले में नहीं, संसाधन के मामले में नहीं, सपोर्ट के मामले में नहीं, सारे मामलों में मिलाकर अगर वो आगे जाकर के प्रतिनिधि तक बन जाते हैं जनता के, तो निश्चित तौर पर शायद जो लगातार काम करने वाला कार्यकर्ता है किसी भी दल का हो, उसको कुछ तकलीफ तो होती है और वो तकलीफें सामने आती हैं जब टिकट बंटते हैं या टिकट के बाद के विरोध के स्वर सुनाई पड़ते हैं। अब कितना मैनेज से कौन सी पार्टी कर पाती है, इस पर नजर हम बनाए रखेंगे। नमस्कार आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।